कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन जब वही कहानी एक ही जगह के कई लोग अलग अलग समय पर लगभग एक जैसी बातें बताते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे सच में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाए। महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई ग्रामीण इलाकों की तरह धनौती गांव में भी एक ऐसी कहानी वर्षों से लोगों के बीच सुनाई जाती रही है। गांव के आखिरी छोर पर खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़, एक ऐसा रास्ता जहां सूरज ढलने के बाद लोग जाना पसंद नहीं करते, और एक औरत का नाम जो मैं आगे स्टोरी में बताऊंगी। कहा जाता है कि कई साल पहले वहां कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उसके बाद रात में उस रास्ते से गुजरने वालों को किसी औरत की आवाज सुनाई देने लगी जो उनका नाम लेकर बुलाती थी। लोग कहते हैं उसका नाम था मंगरी। इस घटना की सच्चाई आज तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन उस रात गांव के मास्टर विक्रम ने जब वही आवाज अपने पीछे सुनी तो उसे अपनी दादी की एक पुरानी चेतावनी याद आ गई, अगर कोई पीछे से तेरा नाम लेकर बुलाए तो कभी मुड़कर मत देखना। चलिए अब अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। धनौती गांव में रात होने के बाद लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन दरवाजे बंद करने के पीछे वजह चोर, जंगली जानवर या कोई अपराधी नहीं था। वजह थी गांव के आखिरी छोर पर खड़ा एक बूढ़ा पीपल का पेड़। कहा जाता था कि आधी रात के बाद उस पेड़ की जड़ों के नीचे मिट्टी नहीं रहती थी। वहां किसी औरत के लंबे जले हुए बाल दिखाई देते थे जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिलते रहते थे। कई साल पहले उसी पेड़ के पास से 3 लोग गायब हुए थे। उनमें से 2 कभी नहीं मिले। तीसरे आदमी को गांव वालों ने अगली सुबह पेड़ से कुछ दूर पड़ा पाया था। उसकी सांसें आखिरी दौर में थी, आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मरने से कुछ सेकंड पहले उसने सिर्फ इतना बताया था कि रात में किसी ने उसका नाम लिया था। उसने पीछे मुड़कर देखा था और उसके बाद उसे अपनी ही परछाई के पीछे एक दूसरी परछाई दिखाई दी थी, एक औरत की जिसकी आंखें सफेद थीं। उस घटना के बाद गांव वालों ने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया, लेकिन 20 साल बाद एक सुबह पीपल की जड़ों के पास फिर से वही चीजें दिखाई दी। काला धागा, कटा हुआ नींबू, सिंदूर और राख से बनाई गई एक गोल रेखा। सबसे डरावनी बात ये थी कि राख के बीच एक छोटा सा नाम लिखा था, मंगरी। और उसी दिन धनौती के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाला विक्रम पहली बार उस नाम के बारे में सुनने वाला था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि जिस नाम को वह अंधविश्वास समझता है, वही नाम आने वाली रात उसके घर की दीवारों से लेकर उसकी अपनी सांसों तक में सुनाई देने वाला था। विक्रम पढ़ा लिखा लड़का था। कुछ साल शहर में रहने के बाद वह वापस धनौती आया था और गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा था। उसे भूत प्रेत, चुड़ैल और काले जादू जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि डर अक्सर इंसान के दिमाग में पैदा होता है और फिर वही डर कहानी बन जाता है। लेकिन धनौती में एक बात ऐसी थी जिसे लेकर उसके भीतर भी बचपन से हल्की बेचैनी थी, पीपल का पेड़। बचपन में उसकी दादी उसे बार बार उस पेड़ से दूर रहने को कहती थी। सूरज डूबने के बाद उस रास्ते पर नहीं जाना, पीपल के नीचे कुछ पड़ा मिले तो उसे छूना नहीं, और सबसे जरूरी, अगर रात में पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुलाए तो किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना। विक्रम को ये सारे नियम हमेशा दादी के अंधविश्वास लगते थे, लेकिन एक शाम दादी ने उसे पहली बार बताया था कि उसके अपने परिवार का रिश्ता भी उस पेड़ से जुड़ा हुआ था। विक्रम के दादा की मौत बीमारी से हुई थी। कम से कम यही बात उसे बचपन से बताई गई थी, लेकिन दादी के अनुसार उनकी मौत से कुछ दिन पहले दादा ने रात रात भर एक ही बात दोहराई थी। उन्हें लगता था कि कोई उनके कमरे के बाहर खड़ा होकर उनका नाम ले रहा है। फिर एक रात उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला था। सुबह जब दादी की नींद खुली तो दादा बिस्तर पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली थी, गला सूख कर काला पड़ चुका था और उनकी जीभ पर राख लगी हुई थी। उस समय विक्रम बहुत छोटा था,
इसलिए उसे कुछ याद नहीं था। दादी ने भी कभी पूरी बात नहीं बताई, लेकिन उस शाम उन्होंने विक्रम को एक और चेतावनी दी थी। अगर कभी पीपल के रास्ते पर काला धागा, नींबू, राख या सिंदूर दिखाई दे तो उसे पैर से भी मत छूना। विक्रम ने उस समय हंसकर बात टाल दी थी। उसे क्या पता था कि अगले ही दिन वही चीजें उसके सामने पड़ी होने वाली थी। शाम को कुएं से लौटते समय विक्रम का रास्ता गांव के उसी पुराने हिस्से से होकर गुजर रहा था। आसमान में सूरज डूब चुका था, हवा लगभग बंद थी, फिर भी दूर खड़ा पीपल का पेड़ बुरी तरह हिल रहा था। विक्रम की नजर अनायास जमीन पर गई। उसके कदम वहीं रुक गए। मिट्टी पर एक काला धागा पड़ा था। उसके पास कटा हुआ नींबू था। नींबू पर सिंदूर लगा था और उसके चारों तरफ राख की एक गोल रेखा बनी थी। विक्रम ने खुद को समझाया कि किसी ने तांत्रिक पूजा की होगी। उसने आगे बढ़ने के लिए पैर उठाया ही था कि उसे बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। इतनी धीमी कि पहले उसे लगा जैसे हवा उसके कानों से टकरा रही हो। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार साफ। किसी ने उसका नाम लिया था, विक्रम। उसकी रीढ़ में अचानक ठंड उतर गई। उसे दादी की चेतावनी याद आई, पीछे मत मुड़ना। विक्रम ने गर्दन सीधी रखी। उसने खुद को समझाया कि कोई गांव का आदमी मजाक कर रहा होगा। फिर आवाज आई, इस बार उसके बिल्कुल पीछे से, विक्रम। उसकी सांस रुक गई। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसके पैरों के पास रखे नींबू ने अपने आप हल्की सी हरकत की। विक्रम का डर अब तर्क से बड़ा हो चुका था। उसने सामने देखा। पीपल का पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा पास दिखाई दे रहा था, जबकि वह जानता था कि उसने उस दिशा में कदम तक नहीं बढ़ाया था। उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। पेड़ की सबसे नीचे वाली डाल पर कुछ लटक रहा था। पहले वह कपड़ा लगा, फिर बाल, बहुत लंबे, उलझे हुए और जले हुए बाल। विक्रम की आंखें वहीं जम गईं। उसी पल पीछे से फिर उसकी आवाज आई, इस बार फुसफुसाहट में नहीं, बिल्कुल उसके कान के पास। और आवाज किसी और की नहीं, उसकी अपनी आवाज जैसी थी। विक्रम का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी उसके सामने मिट्टी पर एक नई चीज दिखाई दी। राख से किसी ने अभी अभी एक शब्द लिखा था, मंगरी, और उसके नीचे विक्रम का पूरा नाम। विक्रम किसी तरह घर पहुंचा। उसने दादी को कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि अगर वह अपनी बात बताएगा तो दादी वही पुरानी कहानी फिर शुरू कर देंगी। लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हो गया कि कुछ बदल चुका था। आंगन की तुलसी के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। घर का तापमान बाहर की तुलना में अचानक बहुत कम था और दादी अपने कमरे में बैठी थी, बिल्कुल चुप। उनकी नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे विक्रम के आने का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि किसी और के आने से डर रही थी। विक्रम ने दादी की तरफ देखा। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखते हुए उनकी नजर अचानक उसके पैरों पर चली गई। विक्रम ने नीचे देखा। उसके पैर के अंगूठे के पास राख लगी हुई थी। वह चौंक गया। उसे याद था कि उसने उस राख को छुआ तक नहीं था। फिर यह राख उसके पैर पर आई कैसे? उसने तुरंत पैर धोया, लेकिन पानी डालने के बाद भी राख का निशान नहीं गया। उल्टा वह और गहरा हो गया। दादी ने पहली बार उसका पैर देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम को समझ आ गया कि दादी कुछ पहचान चुकी हैं। उस रात दादी ने उसे अपने पास सोने को कहा। विक्रम ने पहली बार उनकी बात पर मजाक नहीं किया। रात धीरे धीरे बढ़ती गई। घर के बाहर कुत्तों का भौंकना बंद हो गया। झींगुरों की आवाज बंद हो गई। यहाँ तक कि पीपल के पत्तों की आवाज भी अचानक गायब हो गई। पूरा गांव जैसे किसी ने एक साथ खामोश कर दिया था। फिर दीवार पर लगी घड़ी ने 11 बजाए। पहली घंटी, दूसरी, तीसरी। हर घंटी के साथ कमरे का तापमान गिरता गया। 11वीं घंटी के बाद लालटेन की लौ अचानक लंबी हो गई और दीवार पर एक परछाई बनी।
विक्रम ने उसे देखा। वह उसकी परछाई नहीं थी, वह किसी औरत की परछाई थी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और असामान्य रूप से लंबे हाथ। विक्रम ने दादी की ओर देखा। दादी बिस्तर पर थीं, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। परछाई दीवार पर थी और वह धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम ने त्रिशूल उठा लिया। उसे याद आया कि दादी इस पुराने त्रिशूल को कभी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। उसने त्रिशूल कसकर पकड़ लिया। तभी बिस्तर चरमराया। दादी का शरीर कुछ इंच ऊपर उठ गया। विक्रम की सांस अटक गई। बिस्तर हवा में था। दादी बेहोश थीं। उनके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कमरे में तेज आंधी चल रही हो। लेकिन कमरे की खिड़की बंद थी। फिर वही आवाज आई, विक्रम। इस बार आवाज दीवार से नहीं आई, बिस्तर के नीचे से आई। विक्रम ने नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी दादी ने अचानक आंखें खोल दी। उनकी आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। उन्होंने विक्रम को किसी पुराने नाम को याद करने का इशारा किया। विक्रम को बचपन की एक धुंधली याद दिखाई दी। वह छोटा था, दादी उसे गोद में लिए बैठी थी। बाहर वही पीपल का पेड़ था और दादी उसे बार बार किसी नाम को भूल जाने के लिए कह रही थी। मंगरी, यही नाम था। विक्रम की याद में वह नाम अचानक साफ हो गया। उसने डरते हुए उस नाम को अपने मन में दोहराया और जैसे ही उसने पहली बार मंगरी के बारे में सोचा, खिड़की अपने आप बंद हो गई। लालटेन बुझ गई और कमरे के अंधेरे में दो सफेद आंखें खुल गईं। विक्रम के सामने, इतनी पास कि उनके बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी। वह पीछे हट गया, लेकिन सफेद आंखें वही रहीं। फिर अंधेरे से एक कर्कश हंसी निकली। विक्रम को उसी पल एहसास हुआ कि यह कोई कहानी नहीं थी। मंगरी सचमुच उसके घर में आ चुकी थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि कमरे में अब दो सफेद आंखें नहीं थीं, 4 थीं। 2 उसके सामने और 2 उसकी दादी के बिस्तर के नीचे। और जैसे ही उसने पहली बार मंगरी के बारे में सोचा, खिड़की अपने आप बंद हो गई, लालटेन बुझ गई और कमरे के अंधेरे में 2 सफेद आंखें खुल गईं। विक्रम के सामने, इतनी पास कि उनके बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी। वह पीछे हट गया, लेकिन सफेद आंखें वही रहीं। फिर अंधेरे से एक कर्कश हंसी निकली। विक्रम को उसी पल एहसास हुआ कि यह कोई कहानी नहीं थी। मंगरी सचमुच उसके घर में आ चुकी थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि कमरे में अब 2 सफेद आंखें नहीं थीं, 4 थीं। 2 उसके सामने और 2 उसकी दादी के बिस्तर के नीचे। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी। वह गुड़िया उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका चेहरा मिट्टी जैसा था, बाल काले थे और उसके सीने पर काले धागे से कुछ टाका गया था। गुड़िया की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। विक्रम को अचानक समझ आया कि दादी की उंगली उसी गुड़िया की ओर उठी थी। उसे लगा कि मंगरी की ताकत शायद उसी में बंधी है। वह धीरे धीरे गुड़िया की ओर बढ़ा। तभी फर्श पर काला धुआं उसकी एड़ी से लिपट गया। विक्रम ने पैर खींचा। धुआं पीछे नहीं हटा, बल्कि उसकी त्वचा के ऊपर रेंगता हुआ धीरे धीरे उसके पैर से ऊपर चढ़ने लगा। विक्रम ने पूरी ताकत से पैर झटका। धुआं अलग हो गया, लेकिन जिस जगह धुआं चिपका था, वहां त्वचा पर राख जैसी काली रेखा बन चुकी थी। वह रेखा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, जैसे कोई उसके शरीर के अंदर रास्ता बना रहा हो। विक्रम समझ गया कि मंगरी उसे बाहर से नहीं, अंदर से पकड़ना चाहती थी। उसने खुद को संभाला और गुड़िया की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ कमरे की दीवारें जैसे लंबी होती गईं। गुड़िया उससे दूर होती गई। वह जितना आगे बढ़ता, गुड़िया उतनी ही पीछे खिसकती दिखाई देती। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी गर्दन पर ठंडी सांस पड़ी। विक्रम की आंखें बंद हो गईं। उसने पीछे नहीं देखा, लेकिन उसके सामने गुड़िया के चेहरे पर बदलाव होने लगा। गुड़िया के होंठ खुल गए और उसके अंदर से
काली राख बाहर निकलने लगी। फिर उस राख ने हवा में एक चेहरा बनाना शुरू किया। एक बूढ़ी औरत का चेहरा, जला हुआ चेहरा, लंबे बाल और सफेद आंखें। मंगरी। विक्रम ने पहली बार उसे देखा, लेकिन उस चेहरे को देखकर उसके शरीर में डर से ज्यादा एक अजीब पहचान पैदा हुई। वह चेहरा उसे जाना पहचाना लगा, बहुत जाना पहचाना, जैसे उसने उसे किसी पुराने घर की तस्वीर में देखा हो। मंगरी के चेहरे ने धीरे धीरे आकार लिया और तभी विक्रम की नजर उसके गले पर पड़ी। गले में वही काला धागा था जो उसने पीपल के नीचे देखा था, लेकिन धागे में एक छोटी सी धातु की चीज बंधी थी। विक्रम ने उसे पहचान लिया। वो उसके पिता की पुरानी अंगूठी थी। विक्रम का खून ठंडा पड़ गया। उसके पिता की मौत के बाद वो अंगूठी कभी नहीं मिली थी, तो मंगरी के पास वो कैसे पहुंची? और तभी उसके दिमाग में एक और सवाल उठा। अगर मंगरी सचमुच 20 साल से उसी पेड़ से बंधी थी, तो उसके पिता की अंगूठी उसके पास कब पहुंची? विक्रम ने गुड़िया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां गुड़िया के सीने तक पहुंची, कमरे में अचानक उसके पिता की आवाज गूंजी। विक्रम जम गया। आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी उसे बचपन में याद थी, मगर आवाज कमरे से नहीं आ रही थी, गुड़िया के अंदर से आ रही थी। विक्रम का हाथ हवा में रुक गया। उसने गुड़िया को नहीं छुआ। कमरे में उसके पिता की आवाज जैसी वो आवाज फिर सुनाई दी। विक्रम समझ गया कि मंगरी उसके दिमाग से खेल रही थी, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। वो उसके पिता की आवाज इतनी सही तरह से कैसे निकाल सकती थी? वो उसके पिता को जानती थी। इसका मतलब था कि मंगरी का उसके परिवार से रिश्ता सिर्फ किसी पुराने अंधविश्वास तक सीमित नहीं था। विक्रम ने दादी की तरफ देखा। दादी अब भी हवा में थी, लेकिन उनकी आंखें खुल चुकी थीं। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जो विक्रम ने कभी नहीं देखा था। उसे समझ आ गया कि दादी कुछ ऐसा जानती हैं जो उन्होंने आज तक उससे छिपाया है। विक्रम ने गुड़िया की तरफ फिर देखा। उसके सीने पर काले धागे की सिलाई थी। उसने त्रिशूल की नोक से धागे को छुआ। धागा टूटने के बजाय और कस गया। तभी कमरे में जोरदार चीख गूंजी। गुड़िया का चेहरा फटने लगा। उसके अंदर से काली राख निकलकर हवा में फैल गई। राख ने पूरे कमरे को भरना शुरू कर दिया। विक्रम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस राख के बीच एक एक करके सफेद आंखें खुलने लगी। 1, 2, 3, 4, फिर दर्जनों। हर तरफ सफेद आंखें थीं। विक्रम ने त्रिशूल कसकर पकड़ लिया। उसने समझ लिया कि अब भागना संभव नहीं था। उसने गुड़िया पर वार करने का फैसला किया। जैसे ही त्रिशूल उसकी ओर उठा, मंगरी की परछाई उसके सामने आ गई। वह अब पहले से कहीं बड़ी थी। उसका सिर छत से टकरा रहा था। बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा इंसानी नहीं रह गया था। मुंह जरूरत से ज्यादा चौड़ा था और आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेदपन। मंगरी धीरे धीरे विक्रम की तरफ झुकी और अचानक उसका चेहरा विक्रम के चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। विक्रम ने पहली बार उस चेहरे को पूरी तरह देखा। उसके गाल पर जले हुए निशान थे। गले पर गहरा काला घेरा था और उसके माथे पर वही निशान था जो विक्रम के पिता के पुराने संदूक पर बना हुआ था। विक्रम की समझ में कुछ नहीं आया। फिर दादी ने अचानक हाथ उठाया। उनकी उंगली गुड़िया की तरफ नहीं, देहरी की तरफ थी। विक्रम को समझ आया, गुड़िया मंगरी की जान नहीं थी, वो सिर्फ उसका रास्ता थी। मंगरी उस गुड़िया के जरिए घर में प्रवेश करती थी, लेकिन असली रास्ता देहरी थी। वही देहरी जिसे दादी ने इतने सालों से कभी खाली नहीं रहने दिया था। विक्रम ने त्रिशूल उठाया। उसने देहरी की तरफ कदम बढ़ाया। मंगरी का चेहरा अचानक बदल गया। अब उसके चेहरे पर डर था। पहली बार मंगरी विक्रम से डर रही थी। विक्रम को उसी पल समझ आया कि दादी ने उसे इतने सालों तक त्रिशूल घर से बाहर क्यों नहीं जाने दिया। ये कोई पूजा का सामान नहीं था, ये उस देहरी की आखिरी मुहर थी। विक्रम ने पूरी ताकत से त्रिशूल देहरी की लकड़ी में गाड़ दिया।
कमरे की सारी हवा एक साथ अंदर खिंच गई। लालटेन बुझ गई, बिस्तर जोर से नीचे गिरा, दादी फर्श पर आ गईं और मंगरी की चीख पूरे घर में फैल गई। लेकिन चीख के साथ एक और आवाज आई। वो आवाज मंगरी की नहीं थी, वो किसी आदमी की थी, और वो आदमी विक्रम के पिता की आवाज में बोल रहा था। उस आवाज में पहली बार विक्रम को एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मंगरी को उसके परिवार ने नहीं जगाया था, मंगरी को उसके परिवार ने बनाया था। विक्रम कुछ सेकंड तक हिल नहीं पाया। उसने दादी की तरफ देखा। दादी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें देखकर विक्रम समझ गया कि यह कोई झूठ नहीं था। मंगरी का उसके परिवार से रिश्ता था, लेकिन कैसे, क्यों, और उसके पिता की अंगूठी उसके पास क्यों थी? मंगरी की परछाई देहरी के दूसरी तरफ फंसी हुई थी। उसका शरीर घर के अंदर था, लेकिन उसका सिर देहरी के पार खिंच रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बाहर खींच रही हो। विक्रम ने त्रिशूल पर पकड़ मजबूत की, लेकिन तभी गुड़िया के अंदर से काली धूल निकलकर फर्श पर फैल गई। उस धूल में पुराने पैरों के निशान बनने लगे। एक जोड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तीनों निशान पीपल की दिशा से घर की तरफ आ रहे थे। विक्रम की आंखें उन निशानों पर जम गईं। 3 लोग, वही 3 लोग जो सालों पहले पीपल के पास से गायब हुए थे। उनके पैरों के निशान घर के अंदर आए थे, लेकिन वापस नहीं गए थे। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। इसका मतलब था कि वे लोग पेड़ के पास गायब नहीं हुए थे, वे घर तक आए थे, और फिर घर के अंदर कुछ हुआ था। दादी ने आखिरकार वह पुराना राज खोल दिया, जिसे उन्होंने दशकों से अपने सीने में दबाकर रखा था। बहुत साल पहले धनौती में मंगरी नाम की एक औरत रहती थी। वह गांव के किनारे अकेली झोपड़ी में रहती थी। लोग उसे डायन कहते थे, लेकिन असलियत कुछ और थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने अपनी जमीन और पैसों के लालच में उसके खिलाफ झूठी बातें फैलानी शुरू की थीं। फिर एक रात उसे पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर एक काले अनुष्ठान में इस्तेमाल किया गया। मंगरी को मारा नहीं गया था, उसके साथ कुछ ऐसा किया गया था जिससे उसकी आत्मा उसी जगह बांध दी गई। लेकिन वह मरते समय एक शाप छोड़ गई थी। उसने कहा था कि जिसने उसे बांधा, उसके घर की देहरी कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। विक्रम के परिवार का एक सदस्य उस अनुष्ठान में शामिल था, और वह सदस्य विक्रम का अपना पिता था। विक्रम की आंखों के सामने बचपन की कई अधूरी यादें जुड़ने लगी। उसके पिता का रात में डरकर उठना, पीपल की तरफ देखने से बचना, घर की देहरी पर हमेशा राख डालना, और वह पुरानी अंगूठी जो मरने के बाद गायब हो गई थी। विक्रम समझ गया कि उसके पिता मंगरी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंगरी का शाप परिवार की अगली पीढ़ी तक पहुंच चुका था, विक्रम तक। तभी मंगरी की परछाई अचानक विक्रम के सामने झपटी। त्रिशूल की वजह से वह देहरी पार नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी एक काली उंगली दरार से अंदर आ गई। वह धीरे धीरे विक्रम के चेहरे की तरफ बढ़ी। विक्रम पीछे हटने ही वाला था कि उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी। उसे दादी की कही बात याद आई। गुड़िया रास्ता थी, देहरी दरवाजा थी, लेकिन मंगरी की असली ताकत उसकी आंखों में थी। विक्रम ने त्रिशूल उठाया, और उसी क्षण मंगरी ने पहली बार डर के बजाय घबराहट में अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की। विक्रम समझ चुका था उसका आखिरी वार कहाँ होना चाहिए। वो त्रिशूल लेकर मंगरी की सफेद आंखों की ओर बढ़ा। मंगरी पीछे हटने लगी। उसकी चीख से पूरा घर कांपने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी, छत से धूल गिरने लगी। दादी बेहोश हो गईं, और फिर विक्रम ने त्रिशूल की नोक सीधे उन सफेद आंखों के बीच गड़ा दी। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे पूरा धनौती गांव एक साथ चीख उठा हो। मंगरी की परछाई फटने लगी, उसके बाल हवा में बिखर गए, उसका चेहरा राख में बदलने लगा।
4 सफेद आंखों में से 2 बुझ गईं, फिर बाकी 2 भी। लेकिन आखिरी पल में मंगरी का चेहरा अचानक बदल गया। वह विक्रम की तरफ नहीं देख रही थी, वह दादी की तरफ देख रही थी। दादी की आंखें खुली और उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्हें कोई बहुत पुरानी गलती याद आ गई हो। मंगरी की आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई। उसका शरीर राख में बदल रहा था, लेकिन उसके शब्द साफ थे। वो कह रही थी कि बदला अभी पूरा नहीं हुआ। विक्रम ने त्रिशूल और गहराई तक धकेल दिया। काली परछाई आग की तरह जलने लगी। गुड़िया फर्श पर गिरकर टूट गई। उसके अंदर से एक छोटी सी लोहे की डिब्बी निकली। विक्रम ने उसे देखा। डिब्बी पर वही निशान था जो उसके पिता की अंगूठी पर था। उसने डिब्बी खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन छुआ, मंगरी की आखिरी चीख सुनाई दी और फिर पूरा कमरा शांत हो गया। बिस्तर जमीन पर था, लालटेन बुझ चुकी थी, देहरी पर काला धुआं खत्म हो चुका था। विक्रम ने दादी को उठाया। उनकी सांस चल रही थी। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। विक्रम को पहली बार लगा कि रात खत्म हो गई है। उसने दादी को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कि उसने मंगरी को हरा दिया है। उसने सोचा कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन तभी दादी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उनकी उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने विक्रम को फर्श पर देखने का इशारा किया। विक्रम ने नीचे देखा। राख के बीच कुछ लिखा था, एक नाम, विक्रम। उसने घबराकर दादी की तरफ देखा। दादी की आंखों में डर वापस आ चुका था। विक्रम ने राख को हाथ से हटाया। नीचे एक पुराना कागज था। कागज पर कई नाम लिखे थे। पहला नाम मंगरी, दूसरा विक्रम के पिता, तीसरा विक्रम के दादा और आखिरी नाम विक्रम। उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ आया कि मंगरी की कहानी सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी। वो पीढ़ियों से एक नाम से दूसरे नाम तक जा रही थी। उसने त्रिशूल की तरफ देखा। उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर उसकी नजर टूट चुकी गुड़िया पर गई। गुड़िया के दोनों हाथ टूटे हुए थे। चेहरा भी चकनाचूर था। फिर भी उसकी एक आंख खुली हुई थी, सफेद, बिल्कुल सफेद। विक्रम पीछे हट गया। उसने दादी को देखा। दादी ने गुड़िया को देखा। और तभी घर के बाहर पीपल के पेड़ से एक सूखा पत्ता टूटकर आंगन में गिरा। उसके ऊपर राख लगी थी। विक्रम ने पत्ता उठाया। उस पर किसी ने नाखून से एक शब्द खरोचा था, वापस। उस रात के बाद धनौती में मंगरी की कहानी बंद हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे फिर कभी काला धागा नहीं मिला। कोई सफेद आंखें नहीं दिखी। कोई आवाज नाम लेकर नहीं बुलाती थी। लोगों ने मान लिया कि विक्रम ने उस अभिशाप को खत्म कर दिया था। लेकिन कुछ महीनों बाद विक्रम ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वो शहर वापस चला गया। दादी उसके साथ थी और उसने उस पुराने घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कम से कम उसे ऐसा ही लगा, क्योंकि शहर जाने के बाद एक रात विक्रम की नींद अचानक खुली। कमरे में अंधेरा था। उसकी पत्नी सो रही थी। खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था, लेकिन कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। विक्रम ने अपनी सांस देखी। सफेद धुआं बाहर निकल रहा था। उसने घड़ी देखी। रात के ठीक 11 बजे थे। फिर उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे कमरे के बाहर एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। विक्रम बिस्तर पर बैठ गया। आवाज दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया, विक्रम। विक्रम की आंखें फैल गईं। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो अब भी सो रही थी। फिर आवाज दोबारा आई। इस बार दरवाजे के पीछे से नहीं, बिस्तर के नीचे से। विक्रम ने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। उसे दादी की पुरानी चेतावनी याद थी, पीछे मत देखना। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी
उसकी पत्नी नींद में करवट लेकर उसके बिल्कुल पास आ गई और उसके कान के पास फुसफुसाई। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर का खून जम गया, क्योंकि उसकी पत्नी सो रही थी। उसके होंठ बंद थे। फिर उसके कान के पास जो आवाज आई थी वो उसकी पत्नी की नहीं थी। वो आवाज एक बूढ़ी औरत की थी और वो बिल्कुल उसके कान के अंदर से आई थी। मंगरी। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने दीवार पर उसकी परछाई थी, लेकिन उसके साथ एक दूसरी परछाई भी खड़ी थी, लंबे बालों वाली, सफेद आंखों वाली। विक्रम ने कांपते हुए पीछे देखने की कोशिश की। फिर उसे दादी की आखिरी चेतावनी याद आई, अगर वो कभी लौटे तो उसकी तरफ मत देखना। विक्रम ने सामने देखा। दीवार पर मौजूद दूसरी परछाई धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसकी सफेद आंखें दीवार पर दिखाई देने लगी और फिर उस परछाई ने अपना हाथ उठाकर दीवार पर 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। विक्रम के चेहरे से खून उतर गया, क्योंकि यही 3 दस्तक उसके पिता की मौत वाली रात भी सुनी गई थी। और तभी उसे असली सच्चाई समझ आई। मंगरी पीपल के पेड़ में कैद नहीं थी, वो उस घर में कैद नहीं थी, वो उस गुड़िया में भी कैद नहीं थी। मंगरी सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, और उस रात वो विक्रम को नहीं, उसकी पत्नी को देख रही थी। विक्रम ने धीरे से अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी पत्नी अब भी सो रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं। दोनों आंखें पूरी तरह खुली थी और उनमें सिर्फ सफेद रंग था। कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह विक्रम के घर के दरवाजे पर राख से सिर्फ एक नाम लिखा मिला। मंगरी का नहीं, विक्रम का भी नहीं। उस नाम को देखकर विक्रम पहली बार समझ गया कि धनौती के पीपल की वो पुरानी कहानी असल में किसकी थी। राख पर लिखा था, अगली बारी दादी की।